इसके अलावा ये फाइन आयरन बनाने का तरीका इस दौर के किसी भी मेथड से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ज़ाओफेंग ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। उससे ट्रेजर बॉक्स से मिली हुई टेक्निक पर पूरा भरोसा था। ये टेक्निक इस एरा से बहुत आगे की थी। प्रभु तो सच में मनुष्यों में देवता समान है, हैंशी ने श्रद्धा से झुककर कहा। ये दास अपनी पूरी भक्ति अर्पण करता है। ये दोनों फॉर्मूलाज तुम खुद संभालोगे। तुम्हारे अलावा कोई भी इन्हें पूरा नहीं देखेगा। जो एक बार मेरे अधीन आ गया उसे छोड़कर जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो सीधा हैंशवांग को दे देना। मैं गद्दारों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ज़ाओफेंग की आवाज़ में सख्ती थी। प्रभु निश्चिंत रहें, ये दास दोनों फॉर्मूलाज का स्वयं देखरेख करेगा। अगर ये कभी खो जाएं तो जान देकर भी अपना पाप धोएगा। उसके दिल में ज़ाओफेंग की विश्वासदान से एक गहरा विश्वास और वफादारी उभर आई। फाइन आयरन बनाने के लिए लोहे की खान चाहिए। मैं तुम्हें 5,000 गोल्ड दे रहा हूँ, जैसे ठीक लगे वैसा इस्तेमाल करना। साथ ही यिंगच्वान के शहरों में गुप्त रूप से कुछ टैवर्न्स खरीदवाना। आगे चलकर हमारी बनी स्ट्रॉन्ग लेकर हमारे पूरे दल की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगी। ग्रेन भी सीधा खरीद सकते हो। ज़ाओफेंग ने अगला आदेश दिया। ये दास समझ गया। हैंशी ने तुरंत सिर हिला दिया। एक और बात, ज़ाओफेंग ने कहा, एक और लिस्ट निकालते हुए। ये एक औषधि फॉर्मूला है। इसमें दिए गए सारे जड़ी बूटियां खरीदवाना, जितनी मिल सके उतनी। ये बोन टेम्परिंग पाउडर की लिस्ट है। हैंशी ने सब कुछ याद कर लिया। शाम ढलती जा रही थी। ज़ाओफेंग पहाड़ों के जंगल के बाहर खड़े धीरे धीरे अंधेरे में डूबते वन को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक हल्की सी उत्सुकता चमक रही थी। मेरी शक्ति का आधार अब बन चुका है। अब सिर्फ फसल काटने का वक्त है। चलो कैंप लौट चलते हैं। ज़ाओफेंग ने घोड़े पर चढ़ते हुए हुक्म दिया। उनके विश्वास पात्र तुरंत घोड़ों पर चढ़कर उन्हें घेरते हुए कैंप की तरफ निकल पड़े। थोड़ा सा वक्त गुजरा और ज़ाओफेंग वेई सिटी के सैनिक कैंप में पहुंच गए। कैंप एक बेहतरीन व्यवस्था का नमूना था। चट्टी से बढ़े हुए कैंप। सैन्य का अधिकतर हिस्सा यहीं तैनात था। कुछ शहर और सीमा पर पेट्रोलिंग पर, साथ ही हैंड सरेंडर्ड सोल्जर्स का हर एक बैच यहाँ लाया जा रहा था। जनरल ज़ाओतू और अन्य जनरल श्रद्धा से आगे आए। 5 दिन के अंदर सारे हैंड सरेंडर्ड सोल्जर्स वे सिटी ला दिए जाएंगे। उनकी पुनर्व्यवस्था कैसे होगी? आपके आदेश चाहिए। मैंने पहले ही सोच लिया है। ज़ाओफेंग ने हल्का सा मुस्कुराकर बैम्बू स्लिप्स उन्हें दिए। ये निर्देश हैं, देख लो। जनरल्स तुरंत उसके आसपास जमा हो गए। जनरल, आप सरेंडर्ड सोल्जर्स को पूरी तरह तोड़कर हमारे अपने दल में घुलाने का प्लान कर रहे हैं? ज़ाओतुआ ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल, ज़ाओफेंग ने गंभीरता से जवाब दिया। पर जनरल, ज़ाओतुआ ने विरोध किया। कभी आलमी ने ऐसा नहीं किया। हमेशा सरेंडर्ड लोगों का अलग कॉर्प्स बनता है। उनका हौसला कम होता है। अगर हम उनको शार्प वॉरियर्स के साथ मिला दें तो हमारी कॉम्बैट स्ट्रेंथ गिर सकती है। अगर हम कभी तरीका नहीं बदलेंगे तो ये सरेंडर्ड लोग कभी असली सेना नहीं बन सकते। ज़ाओफेंग ने उन्हें सख्ती से देखा। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही करना। कल से इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। विरोध के बावजूद ज़ाओतुआ को मानना पड़ा। समझ गए। बड़े पद का बोझ सच में दबा देता है। ज़ाओफेंग यहाँ सबसे उच्च अधिकारी थे और ये ऑर्डर जनरल ली टेंग से मंजूर भी हो चुका था। ऊपर से ज़ाओफेंग पहले ही मिलिट्री ओथ ले चुके थे। अब कौन उनका विरोध करता? एक और बात, ज़ाओफेंग ने कहा, ये सरेंडर्ड फौज को बदलने की असली चाबी है। संदेश पहुंचा दो, आर्मी में शामिल होते ही कोई सरेंडर्ड सोल्जर अगर एक शत्रु को मार दे तो उसे स्लेव स्टेटस से छूट मिलेगी। 2 शत्रु मार दे तो वो असली सिन सोल्जर बन जाएगा और मिलिट्री मेरिट सिस्टम में शामिल होगा। और अगर 5 शत्रु मार दे तो उसे नोबिलिटी में 1 रैंक मिल जाएगी। उसके बाद उससे पूरे सम्मान के साथ ट्रीट किया जाएगा, जैसे एक शार्प वॉरियर को। ये सुनकर पांचों जनरल्स एकदम सन्न रह गए। सरेंडर्ड सोल्जर्स को शार्प वॉरियर्स जैसा सम्मान, मिलिट्री मेरिट के साथ? जनरल, ये तो पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसी नई नीति के लिए किंग ऑफ पिन की अनुमति चाहिए। बिल्कुल, ज़ाओतुआ ने तुरंत हामी भरी। वॉर सिस्टम को बदलना उचित नहीं, राजादेश जरूरी है। ये सुनकर हैंशैंग भी टेंशन से ज़ाओफेंग को देखने लगे। इस बात पर ज़ाओफेंग ने शांत स्वर में कहा, मैं जनरल ली टेंग को रिपोर्ट भेज चुका हूँ। शायद सियानियांग तक संदेश भी पहुँच गया होगा। पर अगर तुम सब चिंता कर रहे हो तो ठीक है, कैपिटल से ऑर्डर आने का इंतज़ार करेंगे। भले ही डिबेट हुआ, ज़ाओफेंग को पूरा विश्वास था कि किंग ऑफ पिन, भविष्य के एम्परर पिन शी हुआंग, इस फैसले का समर्थन करेंगे। उनके जैसे महान राजा ये मौका कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ नुकसान बस खाने और सोने का खर्चा था, बाकी सब फायदा ही फायदा। समझ गए, जनरल्स ने सिर झुकाया।
अच्छा, अब जाकर आराम करो, कल से इंटीग्रेशन शुरू हो रहा है। किसी भी बात की सीधी रिपोर्ट मुझे दोगे। जी जनरल। जनरल सलाम करते हुए चले गए। उनके जाने के बाद जाओ फेंग ने सोचा, फेट ऑफिशियल सील। उसकी आंखों के सामने धीमी रोशनी में फेट ऑफिशियल सील चमक उठी। 50,000 सैनिकों की कमांड संभालने का अधिकार और डेप्यूटी जनरल की डेस्टिनी। क्या आप अपना फेट ऑफिशियल सील अपग्रेड करना चाहेंगे? पैनल पर ये प्रॉम्प्ट चमका। अपग्रेड। जाओ फेंग ने बिना एक सेकंड सोचे टैप कर दिया। गोल्डन ग्लो के साथ डेस्टिनी हैलो चमका और उसके सील पर लिखा कैपिटल कमांडेंट धीरे धीरे बदलकर डेप्यूटी जनरल बन गया। सील का शेप भी बदलकर एक शेर सा टाइगर शेप्ड इंसिग्निया बन गया। इक्विप ऑफिशियल सील। जैसे ही सील इक्विप हुआ, नए एट्रीब्यूट सामने फ्लैश हुए। डेप्यूटी जनरल ऑफिशियल सील। 50,000 ट्रूप्स की कमांड। चार्ज लीड करते वक्त सोल्जर्स की मोराल और कॉम्बैट स्ट्रेंथ डबल। और अगर होस्ट अपनी सेना के शहीदों को दफना कराए तो उनके टोटल एट्रीब्यूट्स का 30% होस्ट को मिलता है। एट्रीब्यूट्स देखकर भी जाओ फेंग के मन में एक हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट आया। मोराल और कॉम्बैट स्ट्रेंथ डबल होना तो ज़बरदस्त है, पर ये डेड बॉडीज़ को दफनाने वाला एट्रीब्यूट क्यों? सीधा प्रपोर्शन किल से मिल जाए तो कितना इजी होता। अगर शार्प वॉरियर्स जितने एनिमीज़ को काट रहे हैं उसका एक परसेंटेज सीधा उसे मिलता तो फिर मज़ा ही अलग होता। न केवल कन्वीनियंट बल्कि एट्रीब्यूट गेन्स भी 10 टाइम्स होते। चलो, शायद जब मैं मेन जनरल बनूंगा तब सील के एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई करने का मौका मिले, जाओ फेंग ने सोचा। सारे काम निपटाने के बाद वो सीधा कल्टीवेशन हॉल में गया। अब जब वो टियर 2 फैक्शन लीडर बन चुका था, उसकी कल्टीवेशन स्पीड और भी तेज हो गई थी। रात भर की कल्टीवेशन से अब काफ़ी हैवी एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते थे। पर एक समस्या थी, जैसे जैसे उसके अपने बेस एट्रीब्यूट स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे वैसे वैसे नाइटली एट्रीब्यूट गेन्स पहले जैसे हाई नहीं मिलते थे। पहले तकरीबन 40 पॉइंट्स मिल जाते थे हर रात, अब उतना नहीं। हाँ, ट्रू की का इंक्रीज अब भी धमाकेदार था। जाओ राजधानी हनदान। साले इंगजैंग, वो कमीना इंगजैंग, हन को वाइप आउट कर दिया उसने। किस हिम्मत से, कौन सा अधिकार लेके? जाओ का महाराज जाओ यंग लॉन्गटाई पैलेस में गरजते हुए आवाज कांप उठी। राजा जी शांत हो जाइए, गोकाई फौरन चापलूसी भरे टोन में बोला। ये इंगजैंग एक निकम्मा, सिर्फ लकी इंसान है, आपके सामने तो कुछ भी नहीं। तो मतलब मैं उससे भी ज्यादा निकम्मा हूं क्योंकि मैंने अपना टेरिटरी एक्सपैंड नहीं किया। जाओ यांग गरजा। गोकाई तुरंत घुटनों पर गिर गया। मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए महाराज, मैं तो बस। इंगजैंग, जाओ यांग की आवाज ठंडी पड़ गई, पर उसमें जहर था। जब वो बचपन में यहाँ हॉस्टेज था तब मैं उसको पैरों तले रखता था और अब भी वैसे ही रहना चाहिए। एक कचरा इंसान राजा बनने लायक कैसे हो सकता है? वो हमेशा से ही समझता था कि इंगजैंग कभी उसके लिए थ्रेट बन ही नहीं सकता। गोकाई तुरंत बोला, महाराज बिल्कुल सही फरमाते हैं, पूरे दुनिया का एक ही हकदार राजा है और वो आप हैं। गोकाई, जाओ यांग की नज़र पटली हो गई। कोर्ट में अवाम में जो मेरे बारे में बातें हो रही हैं उनका तुम्हें भी पता होगा। गोकाई घबरा गया। मैं कहने की हिम्मत नहीं करता। मुझे बोलते हैं कि मैंने गद्दी चुराई है, कि मैंने जाओ यी का हक छीन लिया, कि मैं बादशाह बनने लायक ही नहीं हूँ। वो नाम जुबान पर आते ही उसके चेहरे पर घिन आ गई। जाओ यी, जाओ यांग जहर से गुस्से से बोला। साला चालाक लोमड़ी, ये सब रूमर्स उसी ने फैलाए हैं। और उससे भी ज्यादा घिन आती है मुझे इंगजैंग से। वो ना होता तो जाओ यी कभी वापस ही नहीं आता। गोकाई तुरंत बोला, बस हुक्म दीजिए महाराज, मैं अभी के अभी जाओ यी का काम तमाम करवा देता हूँ। उसे मार दूं? जाओ यांग ठंडी हंसी हंसी। अगर वो इतनी आसानी से मर सकता तो मैं कब का मार देता। पूरा रॉयल क्लैन खड़ा हो जाएगा मेरे खिलाफ, लोग तनाव बढ़ेगा, बेवकूफ़ मत बनो। गोकाई ने फिर एक आइडिया दिया, अगर महाराज टेरिटरी एक्सपैंड कर देते तो कोई कुछ नहीं बोलता, सब आपको महान राजा कहते। जाओ यांग की आंखों में स्पार्कल आया। हाँ, सही कहा, अगर मैं एक राज्य जीत लूं तो लोग मुझे ही वाइज रूलर कहेंगे, इंगजैंग से भी ज्यादा। गोकाई ने हंसी दबाते हुए कहा, इंगजैंग तो आपके एक पैर के नाखून के बराबर भी नहीं। जाओ यांग ने धीरे से बोला, यन हमारा दुश्मन हमेशा से रहा है, अगर मैं यन पर हमला करूं तो कोर्ट को भी मना सकता हूं। पर गोकाई ने संभल कर बोला, पर किन से डरना पड़ेगा? आप यन पर जाएंगे और पीछे से एक किन हमला कर देगा तो बड़ी तबाही होगी।
पहले नॉन अग्रेशन पैक्ट जरूरी है। जाओ यांग रुक गया। ये बात काफी लॉजिकल थी। पर इंगजैंग कब मुझसे पैक्ट करेगा? मुझसे तो नफरत करता है वो। गुओकाई ने धीरे से बोला। हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो उसे मजबूर कर दे। और यही सुनकर जाओ यांग के मन में एक शैतानी आइडिया चमका। कॉन्क्यूबाइन जाओ के बारे में सुना है? जाओ यांग की मुस्कान जहरीली थी। गुओकाई ने हंसी मारी। इंगजैंग की माँ, वो तो दुनिया भर की बदनामी है। उसकी बेवफाई, उसके 2 बच्चे किसी और आदमी से, सब लोग हंसते हैं उन पर। अगले पल जाओ यांग की आवाज में ठंडा सा खौफ था। अगर हम कॉन्क्यूबाइन जाओ को पकड़ लें तो फिर इंगजैंग हमारे सामने कभी सर नहीं उठा सकता। चैप्टर 113 वार्षिक तनख्वाह शागांव पहुंची। जाओ यिंग और उसकी मां का बेचैन इंतजार। जाओ यान की बात सुनते ही इतने सात बुद्धि गुओकाई की आंखें भी फैल गईं। महाराजा, वो बोल पड़ा, चाहे यिंगजेंग अपनी मां से नफरत करता हो, फिर भी वो उसकी जन्म देने वाली है, और नाम के लिए ही सही कि इनकी एम्प्रेस डावेजर है। उसे किन से उड़ा के ले आना, ये कैसे हो सकता है? योंग सिटी तो किन का एक सबसे ज्यादा सुरक्षित किला है। वो जल्दी से जुड़ गया। जाओ यान धीरे से पलटा। उसकी नज़र सीधे गुओकाई के चेहरे पे टिक गई। प्रधानमंत्री, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो? इस नज़र का बोझ गुओकाई के सीने पर पहाड़ की तरह गिर पड़ा। उसका रियासती दर्जा, उसकी कुर्सी, सब कुछ जाओ यान के एहसान की वजह से था, और उसे अच्छी तरह पता था अगर जवाब पसंद न आया तो उसका गला कल सुबह तक उसके धड़ पे नहीं होगा। जो कुछ भी मेरे पास है सब महाराज ने दिया है। गुओकाई तुरंत घुटनों पे गिर गया। मैं आपके लिए आग भी पार कर जाऊं, पानी भी। जाओ यान इतना खुश हुआ कि खड़ा हो गया। गुओकाई के पास आकर उसके कंधे पर जोर से थपथपी दी और हंस पड़ा। बहुत अच्छा गुओकाई, तुम मेरे असली विश्वास पात्र हो। तुम हो तो मुझे लियानपो और लीमू दोनों की जरूरत नहीं। प्रशंसा के लिए धन्यवाद महाराजा, गुओकाई ने हार जिनशी अंदाज में कहा। जाओ यान फिर गंभीर हुआ। किन से संधि करना मुश्किल नहीं, मुश्किल ये है अगर मैं यन पर हमला करूं और फिर यिंगजैंग संधि तोड़ दे तो सारी सेना डगमगा जाएगी। इस बार उसकी आवाज में ठंडी सांस थी। इसलिए हमें कॉन्क्यूबाइन जाओ को हासिल करना ही होगा। जब तक वो हमारे कब्जे में है, यिंगजैंग कुछ नहीं कर सकता। उसके होंठों पर एक ठंडी, कठोर मुस्कान खिली। अगर वो संधि तोड़ेगा तो मैं उसकी मां का सिर कटवा दूंगा। गुओकाई ने तुरंत सुर मिलाया। महाराजा अति उत्तम बुद्धि वाले हैं, इसलिए प्रधानमंत्री, तुम्हें ये काम खुद देखना होगा। ये सुनते ही गुओकाई का मुंह खुल गया। आप क्या? मैं तो एक छोटा सा विद्वान हूं महाराज, कि इनकी जमीन में घुसकर कोई कैद करना, ये तो मौत का घूंटा है। कृपया कोई और खोज लीजिए। जाओ यान मुस्कुराया, गुस्सा नहीं हुआ। मैंने कब कहा कि तुम खुद जाके चोरी करोगे? तुम सिर्फ उनका नेतृत्व करोगे। किसका? गुओकाई ने सिसक के पूछा। जाओ की सबसे श्रेष्ठ राजसी रक्षा वाहिनी का, जाओ यान ने गर्व से कहा। मैं तुम्हें 500 प्रशिक्षित योद्धा दे रहा हूं और योंग सिटी में हमारे जासूस और गुप्त सैनिक तुम्हारे अधीन होंगे। तुम्हें सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि कॉन्क्यूबाइन जाओ को जिंदा योंग सिटी से निकालकर यहाँ ले आओ। गुओकाई का दिल उसके पेट तक गिर गया। मौत की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। महाराज, ये तो असंभव है। उसकी आवाज काम गई। जाओयन की नज़र एकदम ठंडी पड़ गई। मैं इतना विश्वास करता हूं और तुम मना करते हो? मैं तैयार हूं। गुओकाई तुरंत झुक गया, पसीना बहते हुए। उसे समझ आ गया था यहां ना कहने का मतलब था उसकी लाश कल सुबह शाही महल के बाहर लटक रही होती। बहुत अच्छा, जाओयन फिर से खुश हुआ। मैं जानता हूं तुम ये काम कर सकते हो। ये बात सिर्फ हम दोनों तक सीमित रहनी चाहिए। अगर किन के जासूस को पता चल गया तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। जाओयन हंसता रहा। गुओकाई ने दब के सांस ली और अपनी किस्मत पे आंसू निगल लिए। ठीक है, और ये सब था 15 दिन पहले जाओयान के महल में, और अब समय हो गया है वार्षिक तनख्वाह का। जैसे ही भाई की कोई खबर मिली, मैं दौड़कर बताने आऊंगी। वो ये कहकर तुरंत कोर्टयार्ड से निकल गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मिसेस जाओ ने उसे जाते हुए देखा, दिल में उम्मीद और डर दोनों के साथ, पर कुछ कहा नहीं।
चैप्टर 114 एनुअल सैलरी अराइव्स एट शाह विलेज, झाओ इंग और उसकी माँ की बेचैनी। लेकिन आंगन से बाहर निकलते ही और पीछे मुड़कर देखते ही झाओ इंग के दिल में एक अजीब सी घबराहट उठने लगी। बड़े भाई, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना होगा। वो जानती थी, बिल्कुल जानती थी कि उसने जानबूझकर मिसेस झाओ को साथ नहीं आने दिया। अगर वास्तव में उसके भाई के साथ कुछ बुरा हो चुका हो तो वो अकेले रहकर कम से कम अपनी माँ से सच छुपा सकती थी। लेकिन अगर मिसेस झाओ खुद वहाँ होती तो सब कुछ बेकाबू हो जाता। गांव के दरवाजे पर पहुंच गए। कुछ ही देर में गांव के दरवाजे पर कई 100 लोग जमा हो गए, आदमी, औरतें, बुजुर्ग, बच्चे, सब। जिनके घरों में फौज का कोई ना था वो तमाशा देखने आए थे, जबकि फौजी परिवारों के चेहरे पर टेंशन और उम्मीद दोनों थी। आखिर एनुअल सैलरी का दिन था। हर घर सोच रहा था कुछ बेहतर कपड़े, थोड़ा अच्छा सामान, थोड़ा और कोयला खरीद लेंगे। सर्दी आ चुकी थी। इस दौर में हर साल बहुत लोग ठंड से मर जाते थे और पैसे की कीमत किन में सबसे ज्यादा थी। कमांडर ऑफ 500, जिसे शाओफू ने भेजा था, ने गांव के मुखिया को पूछा, वूली जेंग, सब फौजी परिवार आ गए? जी हुजूर, वूली जेंग ने झुककर जवाब दिया, सारे परिवार मौजूद हैं। अच्छा, कमांडर ने सिर हिलाकर कहा, फिर एनुअल सैलरी बांटना शुरू करो। वो ना तो मेन बैटल कैंप का सिपाही था, ना ही लॉजिस्टिक्स आर्मी का। वो प्रीफेक्चर सोल्जर था, जिसका काम जंग के दौरान शहर के हिफाजत करना और जंग के बाद शाओफू की मदद से फौजी सैलरीज बांटना होता था। इस युग में पहाड़ी डाकू बहुत थे। कई दफ़ा डाकू एनुअल सैलरी तक लूट लेते थे। लेकिन जब से यिंग ज़ैंग ने स्वयं राज संभाला, उसने एक कड़क फरमान निकाला, जो एनुअल सैलरी लूटने की हिम्मत करेगा उसका पूरा वंश साथ ही मिटा दिया जाएगा। इसके बाद डाकुओं ने दोबारा कभी फौजी सैलरी को छूने की हिम्मत नहीं की। महाराजा का शासन पत्र। कमांडर ने एक लिखा हुआ ईडिक्ट उठाया। सारे लोग एक साथ घुटनों पर गिर गए और कुछ ने गहरा झुककर प्रणाम किया। हम राज आदेश श्रद्धा से सुनते हैं। किन में जिन सिपाहियों ने क्यारा या रैंक हासिल किया हो वो राजा के सामने न झुकने का अधिकार रखते थे। बाकी सबको घुटनों पर बचना पड़ता था। यही मिलिट्री मेरिट सिस्टम की शान थी। कमांडर ने जोर से पढ़ा, हान पर विजय के कारण सीजनल सैलरी देर से मिली। अब हान को सम्मिलित कर लिया गया है और सब शापवीरों ने अनमोल योगदान दिया है, इसलिए आज पूरे 1 साल की एनुअल सैलरी एक साथ बांटी जा रही है। किन वान शॉ वूजियांग, महाराजा वान शॉ वूजियांग। सब लोग एक सुर में गरज उठे। चेन फन, कमांडर ऑफ 500 ने लाउडली अनाउंस किया, अब मैं नाम पुकारूंगा, जिसका नाम आए वो अपनी एनुअल सैलरी ले। उसने बैम्बू स्लिप्स खोले और पहला नाम पढ़ा, शाक्यू काउंटी, शाह विलेज, वूदा, सेकेंड लेवल कंस्ट्रक्टर, पद शी ज़ैंग। 1 साल की एनुअल सैलरी 100 डन, साथ ही ऑफिशियल मंथली सैलरी 3 डन, यानी साल के 36 डन। कुल मिलाकर 136 डन के बराबर सैलरी। वो दा के परिवार के चेहरे खुशी से चमक उठे। वो आगे बढ़े और झुककर बोले, महाराजा द्वारा बख्शिश के लिए आभार। डिस्ट्रीब्यूटर सोल्जर्स ने सील्ड मनी बैग उनके पिताजी को दिया। फिंगरप्रिंट लगाकर प्राप्त करें। उन्होंने फिंगरप्रिंट लगाया, फिर सील तोड़कर वो बैग खोला। चूंकि इस समय कोई भी पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन झाओ फेंग तो खैर इस युग के अक्षरों को पहचान पाता था, चूंकि वो बाद के युग के चाइनीज से मिलते जुलते थे। ऊपर से माँ ने भी पढ़ाया था। तो एनुअल सैलरी किन करेंसी में होती थी, जिसका रेट ग्रेन के दाम से जुड़ा होता था। तो इस साल की सैलरी 136 डन अनाज खरीदने के बराबर। पूरा परिवार आराम से 1 साल जी सकता था। फिर चेन फन ने कहा, प्राप्त करने के बाद तुरंत गिनती कर लो। किसी भी तरह की कमी हो तो वही बताओ। झूठ बोलना या गलत रिपोर्ट करना गंभीर जुर्म है। जी,
वू डा के पिताजी बोले और अपने घर वालों को ले जाकर गिनती शुरू कर दी। पास पड़ोस के लोग उन्हें मुबारकबाद देने लगे। बहुत बधाई, इस बार तो वू डा फिर प्रमोट हुआ है। हाँ, प्रमोशन हो या ना हो, बस बच्चा सलामत हो, बस वही काफ़ी है। बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही खुशी और उम्मीदों की आवाज़ के बीच एनुअल सैलरी का वितरण शुरू हो गया। शाक्यू काउंटी में आया वार्षिक वेतन। जाओ येंग और उसकी मां की बेचैनी। अगर सैलरी ले जाने वाले सैनिकों ने जरा सा भी चोरी कर ली तो सजा सीधी मौत और पूरी वंश पर भी मार। किंग जेंग ऑफ किंग इस बात पर बिल्कुल भी समझौता नहीं करते थे। वार्षिक वेतन के साथ जो भी छेड़छाड़ करे उसकी जिंदगी का बस वही अंत। दूसरी तरफ, जाओ लड़की, चिंता मत करो, वो लिजेंग ने उसके पास खड़े होके कहा। थोड़ी ही देर में तुम्हें तुम्हारे भाई की पूरी खबर मिल जाएगी। जी, जाओ येंग ने सिर हिलाया पर फिर धीरे से बोली, वो अंकल, एक बड़ी मेहरबानी चाहिए थी। बोलो जाओ लड़की, वो लिजेंग ने तुरंत कहा। अगर मेरे भाई के बारे में कोई बुरा खबर हो तो कृपया करके गांव वालों से कह दीजिएगा कि बात फैलाएं मत। माँ की तबीयत पहले ही कमज़ोर है, वो ऐसे झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये सुनकर वो लिजेंग कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर मायनी भरी नज़र से बोले, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। वो मिसेस जाओ की कमज़ोर हालत से अच्छी तरह वाकिफ थे। उस वक्त वही थे जिन्होंने तरस खाकर मिसेस जाओ को गांव में जगह दी थी और तब से ही वो उनका ध्यान रखते आए थे। जाओ फेंग, उसकी बहन और उनकी माँ, तीनों ही सच में उनके एहसानमंद थे। धन्यवाद वो अंकल, जाओ यिंग ने धीरे से कहा और उसकी नज़र वापस गई चेन फैन की तरफ जो अब भी नाम पढ़ रहा था। चेन फैन ने बैम्बू स्लिप उठाई और जोर से पुकारा। शाक्यू काउंटी के शाह गांव से ली फू, तीसरे दर्जे का नोबल और 100 सैनिकों का अध्यक्ष, वार्षिक वेतन 150 दन, पद के हिसाब से 48 दन, कुल मिलाकर 198 दन। वाह, ली परिवार का तो भाग्य ही खुल गया। 100 सैनिकों का अध्यक्ष और ऊपर से नोबल, गांव का नाम रोशन हो गया। गांव वाले खुशी और हैरानी से भर गए। शाह जैसे छोटे से गांव में एक कमांडर ऑफ 100 बनना बहुत बड़ी बात थी। ये पद आम लोगों के लिए सपना था और नोबल रैंक तो अलग ही शान थी। ली परिवार खुशी से चमकते चेहरों के साथ आगे बढ़ा। पीछे चेन फैन हर एक परिवार को सैलरी देने से पहले एक पल के लिए वू लिजेंग की तरफ देखते। पहचान की तस्दीक उन्हीं के जिम्मे थी। हर गांव में यही रिवाज था, विलेज चीफ ही वेरीफाई करता। अगर ये किसी बड़े शहर या काउंटी में होता तो हाउस होल्ड रजिस्ट्री ज़रूरी होती। यहाँ उंगली का निशान लगाओ और अपना वार्षिक वेतन ले लो। ली परिवार को एक बड़ा पैसों का बैग दिया गया। उन्होंने बार बार धन्यवाद किया और साइड में जाकर पैसे गिनने लगे। खेती-बाड़ी वाले परिवार ग्रेन खरीदने के बजाय कपड़ा, सामान और रोज़मर्रा की चीज़ें लेते थे, पर शहरों में तैनात सैनिकों के परिवार को तो पूरा अनाज बाजार से ही लेना पड़ता था। शहरी और गांव के जीवन का ये फर्क हर युग में दिखता है। शाह गांव, शाक्यू काउंटी, लोआ म्याओ फर्स्ट रैंक नोबिलिटी, वुजेंग, वार्षिक वेतन 50 डन, पद का वेतन 12 डन, कुल 62 डन। शाह गांव, श्याओई, सेकंड रैंक नोबिलिटी, नाम पे नाम पढ़ते गए। एक एक करके हर परिवार खुशी से चमकता हुआ अपना वार्षिक वेतन लेने जा रहा था। फर्स्ट रैंक नोबल का वेतन भी आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राशि थी। शाहगांव छोटा था, पर सालों में यहाँ से बहुत से नौजवान सेना में गए थे, लगभग 60 से ज्यादा। इतने सारे नाम पढ़ दिए, पर मेरे भाई का नाम अब तक नहीं आया। जाओ यिंग चुपचाप सुन रही थी। उसके गांव के लोग एक के बाद एक वेतन ले रहे थे। तकरीबन 30 लोगों का वेतन मिल चुका था। फिर भी जाओ फेंग का नाम नहीं। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो लिजेंग का संदेश था कि उसका भाई मेन बैटल कैंप में भेजा गया था। जाओ यिंग को यकीन नहीं होता था कि उसका भाई इतना बड़ा पद संभाल पाएगा, पर डर तो लगता ही था। पिन की एलीट वॉरियर्स का नाम वो बचपन से सुनती आई थी, अजय, अपराजित।
पर जंग तो मौत लाती ही है, और मेन बैटल कैंप्स सबसे ज्यादा खतरनाक। जाओ यिंग का दिल दर्द से भर गया। जाओ लड़की, घबराओ मत, वू लिजेंग ने उसकी हालत देखकर कहा। हमारे गांव के 60 से ज्यादा लोग सेना में हैं, अभी आधे भी नहीं बुलाए गए। उन्होंने जाओ भाई बहन को बचपन से बड़ा होते देखा था और उनसे प्यार करते थे। उनके तीनों बेटे जंग में शहीद हो चुके थे, इसलिए गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। अंकल, जाओ यिंग की आवाज़ हल्की सी टूट गई। मेरा भाई सच में ठीक होगा ना? आपने कहा था वो मेन बैटल कैंप में था। वो सच में वो ही तो नहीं? चैन फैन के ऐलान अभी जारी थे। हर परिवार का बेटा, भाई या पति सैलरी लेकर आ रहा था। गांव का माहौल तो उत्सव जैसा लग रहा था। पर जिन परिवारों ने अब तक अपने अपने लड़कों का नाम नहीं सुना था, उनका दिल अंदर से घबरा रहा था। इस बार तो जंग बड़ी थी। पिन ने हान पर हमला किया था। शहीद होने वाले भी बहुत होंगे, और जितनी देरी नाम आने में लगती, उतनी ही बैड न्यूज़ का दर्द बढ़ता जाता। सब उसी डर के साथ खड़े थे जो उन परिवारों का था जिन्हें अब तक अपने अपने लड़कों का नाम नहीं सुना था। चेन फैन ने बैम्बू स्लिप्स पर अपनी नज़र आखिरी बार घुमाई और फिर उन्हें बंद कर दिया। शाह विलेज के जितने भी जिंदा और घायल ना होने वाले शार्प वॉरियर्स हैं, उनका एनुअल सैलरी पूरी तरह बांट दिया गया है, उसने ज़ोर से अनाउंस किया। बस ये बोलना था कि उन 10-12 घरों में हाहाकार मच गया जिनके नाम अभी तक नहीं आए थे। अरे, मेरे बेटे का नाम तो आया ही नहीं, क्या सच में कुछ हो गया उसके साथ? नहीं, मेरा बेटा अभी 2 ही साल पहले आर्मी ज्वाइन किया था, बस 17 साल का है, ऐसे ही कुछ कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा ठीक होगा ना? सर प्लीज़ बताएं, मेरा बेटा वूलन, क्या वो सच में सैलरी लिस्ट में नहीं है? सर बोलिए ना। जिनके नाम नहीं आए थे उनकी आवाज़ें, उनकी बेचैनी सब एक साथ फूट पड़ी। झाओइंग भी उनमें थी, पूरे समय से चौकन्नी थी, पर अब तो उसका दिल जैसे गले तक आ गया था। चेहरा सफ़ेद पड़ गया। शांत हो जाओ सब लोग, शांत, वू लिजेंग जोर से गरजा और सीधा चेन फैन के पास जाकर बोला। सर, इसका मतलब क्या है? जिनके नाम नहीं आए वो सब? वो आगे बोल ही नहीं पाया, पर मतलब सब समझ गए। चेन फैन ने धीरे से समझाया, एनुअल सैलरी सिर्फ उन शार्प वॉरियर्स का बांटा गया है जो जिंदा हैं और बिना चोट के हैं। जिनके नाम नहीं आए वो या तो शहीद हो गए हैं या देश के लिए लड़ते हुए विकलांग हो गए हैं। वू लिजेंग ने गहरी सांस ली, फिर गांव वालों को संभाला। सब लोग शांत रहो, पहले अधिकारी को पूरा लिस्ट पढ़ने दो, अभी कुछ तय नहीं हुआ। सब थोड़ा शांत हुआ, पर अब गांव का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। पहले वाली खुशी, जोश सब हवा हो गया। जिन लोगों को सैलरी मिल चुकी थी वो भी चुप था। ऐसी घड़ी में कौन खुशियां मनाता? अब हम देश की सेवा में विकलांग हुए शार्प वॉरियर्स की लिस्ट पढ़ रहे हैं। चेन फैन ने अगली बैम्बू स्लिप उठाई। शाह विलेज के कुल 7 शार्प वॉरियर्स विकलांग हुए हैं। महान महाराज के आदेश से इन्हें अपने रैंक और पद की डबल एनुअल सैलरी मिलेगी और इनके लिए उनके गांव में एक सूटेबल पद भी दिया जाएगा। ग्रेट किन कभी भी अपने योद्धाओं को नहीं भूलता। वू रैंक 2 शिदजांग, रैंक का एनुअल सैलरी 100 डन, ऑफिस सैलरी 36 डन, महाराज के वरदान से 272 डन मिलेंगे। पढ़ते ही वूअर का परिवार रो पड़ा, पर यह आंसू गम के नहीं, सुकून के थे। सर, मेरा बेटा विकलांग तो हो गया, पर वो घर कब आएगा? शाफू इसका इंतजाम करेगा, इसी महीने के अंदर वो घर लौट आएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। 7 फैमिलीज को थोड़ी तसल्ली हुई, चलो जिंदा तो है। लेकिन झाओइंग, उसका दिल तो बिल्कुल टूटने के कगार पर था। भाई, तुम बस लौट आओ, चाहे जख्मी हो, चाहे चल ना पाओ, तुम बस आ जाओ। अगर तुम नहीं आए तो माँ तो बिखरा ही जाएगी, और मैं भी। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी चाओसान, रैंक 3, कमांडर ऑफ 100,
एक एक करके बाकी के 6 विकलांग योद्धाओं का नाम आया। उनके घर वाले रोकर पर सुकून से अपनी सैलरी लेने गए। लेकिन झाविंग के पैर जैसे थर गए। उसका बदन हल्का पड़ने लगा। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। इंग बेटी संभालो अपने आप को। एक आंटी ने तुरंत उसे पकड़ लिया। बाकी औरतें भी उसके पास बैठ गईं। झाविंग का हाल देखकर सब समझ गए। उसका भाई शायद शहीद हो गया होगा। ऐसे ही 4 और परिवार थे जो जमीन पर गिरकर बिलखने लगे। वूली जंग ने गहरी सांस ली। झाओफेंग, तुम्हारा क्या हुआ बेटा? तुम्हारी माँ को किस चीज़ का सहारा मिलेगा? चहन-फेन भी अंदर से हल्का सा कंपैशन महसूस कर रहा था। ऐसा दर्द वो हर गांव में देख चुका था। पर ड्यूटी होती है। अब शहीद हुए योद्धाओं की लिस्ट पढ़ रहा हूँ, उसने गूंज भरी आवाज में कहा। सभी बचे हुए परिवार बिल्कुल टूट चुके थे। उन्हें मालूम था कि इस लिस्ट में अब उन्हीं के अपनों का नाम होगा। वो के रैंक 1, एनुअल सैलरी 50 डन, महाराज के वरदान से ट्रिपल 150 डन। परिवार की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। वाह वाह, वो के, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। दर्द भरी चीख गांव में गूंज उठी। चेहन-फेन एक एक करके पढ़ते रहा। हर नाम के साथ एक और परिवार गिर पड़ता। एक और माँ का दिल टूट जाता। एक और घर में विरह की चीख गूंज जाती। ये दौर था जंग का। जंग जिसका कीमत हमेशा माँ बाप को चुकानी पड़ती है। जब आखिरी नाम पढ़ लिया गया, चेहन-फेन ने अनाउंस किया, शहीद योद्धाओं की लिस्ट पूरी हुई। शाह विलेज में 6 घरे शहीद हो गए थे और सब रोते ही जा रहे थे। लेकिन झाविंग, जो अभी भी जमीन पर बैठी थी, आंसुओं में डूबी हुई थी, अचानक रुक गई। सर, वो धीरे धीरे उठकर आगे चली। सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। सर, मेरे भाई का नाम किसी भी लिस्ट में नहीं था। आखिर क्यों? चेन-फेन का नजर जैसे ही झाओइंग पर पड़ी, वो एक पल के लिए बिल्कुल रुक सी गई। इतनी खूबसूरत, इतनी नर्म सी जवान लड़की, एकदम कोमल चेहरा। कमांडर ऑफ 500 होते हुए भी एक पल को उसकी आंखें चमक उठीं। पर फिर उसने खुद को संभाल लिया। शाह विलेज के सारे नाम यहाँ लिखे हुए हैं। तुम्हारे भाई ने वाकई सेना में भर्ती ली थी? चेन-फेन की टोन में खुद थोड़ी सी हैरानी थी। माय ब्रदर ने 11 महीने पहले भर्ती ली थी और वो भी हैन बैटलफील्ड गया था, पर उनका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं है। इस बात से झाओइंग के दिल में एक हल्का सा उम्मीद का चिराग जला। अगर नाम किसी लिस्ट में नहीं, ना डिसेबल्ड की लिस्ट में, ना मरे हों की लिस्ट में, तो शायद भाई अभी भी जिंदा हो। चेन-फेन ने तुरंत पूछा, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? झाओफेंग, वो बिना सोचे जवाब दे गई। क्या कहा तुमने? चेन-फेन की आंखें एकदम से फट गईं। क्या हुआ? मेरे भाई ने कुछ गलत कर दिया है? उसकी उम्र कितनी है? चेन-फेन का सांस अभी तक ठीक नहीं हुआ था। 16 साल, झाओइंग ने सच सच बताया। रुको एक पल। चेन-फेन ने तुरंत पीछे खड़े सिपाही से एक अलग सा रजिस्टर लिया, एक खास बैम्बू स्लिप जिसमें सिर्फ एक ही नाम लिखा था। उसने पढ़ना शुरू किया। झाओफेंग, एज 16, शाह विलेज, शाओचियो काउंटी। दूसरी तरफ दाकिन का डेप्यूटी जनरल, लॉर्ड ऑफ द लेफ्ट, नोबल रैंक 10, एनुअल सैलरी 500 स्टोन्स, रैंक प्लस 300 स्टोन्स, ऑफिस, टोटल 800 स्टोन्स पर ईयर। पढ़ते ही चेन-फेन एकदम से सन्ना रह गया। ये स्लिप खास हुक्म के साथ आई थी। इस जनरल का एनुअल सैलरी तभी बताया जाएगा जब बाकी सब विलेजेस की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हो। और ये पेमेंट वो नहीं करेगा, बल्कि एक हाई रैंक ऑफिशियल खुद करेगा। सारे डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर्स के पास इस सिंगल नेम रजिस्टर की कॉपी थी, क्योंकि शाओक्यू में कई शाह विलेजेस थे और इत्तेफाक से ये शाह विलेज यही था। झाओफेंग, दाकिन का डेप्यूटी जनरल, एक ऐसा पद जो प्रीफेक्चर की गवर्नर जैसा होता है, 16 साल की उम्र में। चेन-फेन का दिल जोर से धड़कने लगा।
तो ये वही लड़का था जिसके बारे में सारी फौज में चर्चा हो रही थी, जिसने हैन के सीनियर जनरल को मार गिराया, हैन की राजधानी तोड़ दी, हैन के राजा को जिंदा पकड़ लिया और गिनती बार ना होने वाले मिलिट्री ऑनर्स जीते, और जिसके नाम का रॉयल एडिक्ट पूरी फौज में पढ़वाया गया था ताकि सब सिपाही उससे प्रेरणा ले सकें। 2 महीने हो चुके थे हैन को जीते हुए, और तब से हर मिलिट्री कैंप में एक ही नाम गूंज रहा था, झाओ फेंग। लोग पहले यकीन नहीं करते थे। 1 साल से कम भर्ती हुआ रिक्रूट ऐसे कैसे कर सकता है? पर फिर रॉयल एडिक्ट के बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं बची। किसी ने उससे अपना आदर्श बना लिया, किसी ने जलन महसूस की, किसी ने सोचा ये सब किस्मत का खेल है, पर झाओ फेंग को परवाह नहीं होती। चेन फेन ने रजिस्टर बंद किया। उसकी आंखें अब बदली हुई थीं, इज्जत से भरी हुई। ये 16 साल का लड़का, शाह विलेज का एक आम गांव वाला, पिन का सबसे छोटा डिप्यूटी जनरल बन गया था, और उसके सामने उसकी बहन खड़ी थी। झाओ इंग बिल्कुल परेशान थी। सर, आखिर मेरे भाई के साथ हुआ क्या? वो पूरे वक्त रोता रोता थक चुकी थी, पर फिर भी उम्मीद पर टिकी थी। मिस, नहीं, यंग लेडी, चेनफे ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। कृपया मुझे सर मत बोलिए। उसकी जुबान पर मिस से यंग लेडी आ गया, जिसमें एकदम से उसका पूरा रवैया बदल गया। झाओइंग और आसपास के गांव वाले हैरान। ये क्या हो रहा है? ये ऑफिसर इतना ज्यादा इज्जत क्यों दे रहा है झाओ फैमिली की लड़की को? चैप्टर 118 जाओ इंग, क्या मेरा भाई जनरल बन गया? पार्ट 2। जाओ परिवार का कोई छुपा हुआ राज है क्या? मुझे तो नहीं पता, पर इस अधिकारी का रवैया वो रजिस्टर देखते ही बिल्कुल बदल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जाओ के लड़के ने कोई बड़ा कमाल कर दिया हो, कोई बड़ा पद मिल गया हो? अरे नहीं रे, ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ का लड़का अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ सेना में, ज्यादा से ज्यादा शीजैंग बना होगा। और ये जो हमारे सामने अधिकारी खड़े हैं, ये तो 500 के अध्यक्ष हैं। उनके नीचे 500 आदमी की फौज होती है। बिल्कुल, 500 आदमी का कमांडर, ये तो बहुत बड़ा पद होता है। फिर वो जाओ के घर की लड़की को इतना इज्जत क्यों दे रहा है? देहाती लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, आंखों में हैरानी, दिल में कन्फ्यूजन। उनके लिए ये मंजर किसी सपने से कम नहीं था। क्या सच में जाओ का लड़का कुछ बड़ा कराया है? वो लीजेंग भी अपने आप को रोक नहीं पाया। चेन फैन का व्यवहार ही ऐसा था कि शक करना बनता ही था। सर, जाओ इंग ने फिर बेचैनी से पूछा, मेरे भाई के साथ क्या हुआ? प्लीज़ बताइए, वो जिंदा तो है ना? इस वक्त के लिए उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी बात सिर्फ यही थी, भाई जिंदा थया नहीं। मिस, चेन फैन ने पूरी श्रद्धा से कहा, आपके भाई बहुत अच्छे से हैं और उन्होंने हमारी महाक्वीन के लिए एक विशाल योगदान दिया है। ये सुनकर जाओ इंग के दिल पर से पहाड़ सा बोझ उतर गया। वजह से एक हल्का सा मुस्कान भी आ गया। बस वो जिंदा है, यही काफ़ी है। बस वो जिंदा हो। उसने बाकी सब बातों को जैसे सुना ही नहीं। उसके लिए पद, पदवी, सम्मान सब बेकार थे। भाई जिंदा हो, यही उसके लिए पूरा संसार था। वो ली जेंग आगे बढ़े और पूछा, सर, फिर जाओ के लड़के का नाम लिस्ट में क्यों नहीं और उसका वार्षिक वेतन क्यों नहीं दिया गया? धुंधलों सी आंखों से पूरा गांव चेन फैन की तरफ तक रहा था। ये नहीं कि उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, बल्कि ये कि मैं उस पदवी के अधिकारी की तनख्वाह देने लायक ही नहीं हूँ। जनरल जाओ का वार्षिक वेतन हम जैसे नहीं बांट सकते। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। क्वीन की सेना में पदों की एक कठोर व्यवस्था थी। इंपीरियल गार्ड सबसे ऊपर, उसके नीचे शार्प वॉरियर्स, फिर प्रीफेक्चर सोल्जर्स और सबसे नीचे लॉजिस्टिक आर्मी। एक लॉजिस्टिक आर्मी का वानजियांग भी प्रीफेक्चर सोल्जर्स के एक छोटे अधिकारी से नीचा होता।
और प्रीफेक्चर सोल्जर्स का कैपिटल कमांडेंट भी शार्प वॉरियर्स के जुनहू से नीचा। और चेन फैन खुद तो सिर्फ एक 500 आदमी का कमांडर था। और जाओ फेंग 50,000 की सेना का डेप्यूटी जनरल, एक असली जनरल। जाओ जनरल, वूली जेंग की आवाज चिल्ह गई। गांव वाले आंखें फाड़कर देखने लगे। जाओ का लड़का जनरल? नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। 1 साल का भी अनुभव नहीं, और जनरल का पद आखिर कैसे? जनरल का पद तो राजाओं के बेटों को भी मुश्किल से मिलता है। ये क्या हो गया? शाम विलेज में हर चेहरा पत्थर की मूर्ति जैसा हो गया। जाओ परिवार गांव में सबसे ज्यादा सम्मान पाता था, पर यहां तो बात ही कुछ और थी। महाक्वीन का जनरल। जाओ इंग भी घूम सी गई। मेरा भाई इतना कमजोर, इतना हल्का। जनरल, मिस, चेन फैन ने पूरी मर्यादा से कहा, आपके भाई का नाम पूरी सेना में गूंजता है। मैं उनका वार्षिक वेतन नहीं बांट सकता, पर राज्यपाल ने खास आदेश दिया था कि अगर कहीं जनरल जाओ के परिवार से मुलाकात हो तो उनका पद, सम्मान और युद्ध कीर्तिमान तुरंत सुनाए जाएं। उसने वो अलग रखे गए बाम्बू स्लिप्स को उठाया और पूरे गांव के सामने ऊंची आवाज में पढ़ा। जाओ फेंग, उम्र 16 साल, शाकुह काउंटी के शाह विलेज का निवासी। सेना में भर्ती होने के बाद 3 महीने की ट्रेनिंग, फिर लॉजिस्टिक आर्मी में नियुक्ति। महाक्वीन ने हान पर आक्रमण का राज आदेश जारी किया। लॉजिस्टिक आर्मी को हान के रणभूमि में लाशों की सफाई के लिए भेजा गया। वहीं पर हान के सीनियर जनरल बाओ युआन का बेटा बाओ कोह मृत होने का नाटक करके हमारे सिपाहियों पर हमला कर बैठा। अपने साथी सिपाहियों को बचाने के लिए जाओ फेंग ने बाओ कोह को मार गिराया, पहला युद्ध योगदान प्राप्त किया। फिर जब ग्रेट क्विन ने यांग सिटी पर कब्जा किया, हान का सीनियर जनरल बाओ युआन अंधेरे का फायदा उठाकर हमारे लश्कर पर पीछे से हमला कर बैठा। तब जाओ फेंग ने लॉजिस्टिक आर्मी की अगुवाई करके हमला रोका और हमारी राशन और सप्लाई लाइन बचाई। अंतिम घड़ी में जाओ फेंग ने बाओ युआन को स्वयं मार गिराया और महायोद्धा का दर्जा प्राप्त किया। इसके बाद महायोद्धा वांग जेन ने उसे मुख्य युद्ध दल में शिफ्ट कर दिया। फिर हान की राजधानी शिनजिन को घेरते वक्त 10,000 की सेना का प्रहार भी फेल हो गया। तब जाओ फेंग को आदेश मिला और उसने अकेले इरादे से हान की राजधानी का द्वार तोड़ दिया। चैप्टर 119, जाओ यिंग, मेरा भाई जनरल बन गया, पार्ट 3। सिटी तोड़ दिया और फिर उसने कितने ही दुश्मनों को मारा। नई अपॉइंटेड हान सीनियर जनरल का सर काटा और चांसलर हान को भी गिरा दिया। उसने हान रॉयल पैलेस का भी रेड किया, लेकिन किंग ऑफ हान पहले ही भाग गया था। पर जाओ फेंग की तेज सूझबूझ ने उसे पैलेस की सीक्रेट पैसेज तक पहुंचाया और वहीं से किंग ऑफ हान को पकड़ के ले आया। एक बड़ी अचीवमेंट। ग्रेट किंग बहुत खुश है जाओ फेंग की ये महान काम देखकर। मेरिट के हिसाब से इनाम ये है। जाओ फेंग को अब 10th नोबल रैंक जू शुलांग से सम्मानित किया जाता है। एनुअल स्टाइपेंड 500 डान। उसे डेप्यूटी जनरल ऑफ ग्रेट किन का पद दिया गया है। मंथली सैलरी 25 डान, साल भर का टोटल 300 डान। टोटल एनुअल स्टाइपेंड हुआ 800 डान। उसके नोबल रैंक के साथ दिए गए लैंड्स प्रीफेक्चरल गवर्नर खुद डेजिग्नेट करेंगे। चेन फेन ने एडिक्ट को उच्चारित किया। उसके चेहरे पर इज्जत और औ का ब्लेंड दिख रहा था। जब गांव के एंट्रेंस पर सबने झाओ फेंग के लेस देन 1 साल में किए गए मिलिट्री फीट्स के बारे में सुना, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। विलेज चीफ झाओ यिंग और बाकी विलेजर्स सब डिसबिलीफ में फंस गए। गांव का एंट्रेंस पूरा चुप हो गया। सब लोग झाओ फेंग के काम से हैरान थे। लंबे साइलेंस के बाद क्राउड ने एकदम से इरप्शन कर दिया। झाओ फैमिली का लड़का हान का सीनियर जनरल का सर काटा, चांसलर हान को मारा, हान कैपिटल जीता और किंग ऑफ हान को भी पकड़ लाया। क्या ये मजाक हो रहा है?
मुझे एक बार सुनने का मौका मिला था किसी से, हान सीनियर जनरल का नाम बाओ युआन था, रेप्यूटेशन बहुत स्ट्रांग। कभी नहीं सोचा था कि झाओ फेंग उसे मार देगा। ये तो अनबिलीवेबल है। सीनियर जनरल भूल जाओ, झाओ फेंग ने तो एनिमी के किंग को भी कैप्चर कर लिया, किंग को पकड़ लिया। वाह, झाओ लड़का सच में कमाल कर दिया। सोचो, हमारे छोटे से गांव का लड़का जनरल बन गया। कितना अमेजिंग है ये। बिल्कुल सही। मुझे याद है विलेज चीफ का एल्डेस्ट सन जुनहू बना था और वो हाईएस्ट रैंक था जो हमारे गांव से किसी ने अचीव किया था, लेकिन झाओ फेंग को डेप्यूटी जनरल बना दिया। जब मैं रिक्रूट हुआ था मुझे समझाया गया था कि डेप्यूटी जनरल एक ट्रू हाई रैंकिंग जनरल है जो टेंस ऑफ थाउजेंड सोल्जर्स को कमांड करता है। ये तो इनक्रेडिबल है, सच में इनक्रेडिबल है। हमारा शाह विलेज एक एक्सेप्शनल इंसान को जन्म दिया है। झाओ फेंग की अकम्प्लिशमेंट्स का पूरा लिस्ट सुन के विलेजर्स डम्बफाउंडेड हो गए। जब पहली बार उसे जनरल झाओ कहते सुना, सब पजल थे। क्या सच में ये झाओ फेंग है? सबने उसे कंस्क्रिप्शन के वक्त ही भेजा था। सिर्फ 11 महीने हुए, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। फिर भी अब वो जनरल बन गया और ये मिलिट्री अचीवमेंट्स देखकर रैंक बिल्कुल जस्टिफाइड लग रहा था। सिर्फ जनरल बन गया बोलना काफ़ी नहीं, उसको नोबिलिटी भी दी गई है, जू शुलांग का टाइटल। उसके साथ 1000 मूव फर्टाइल लैंड का ओनरशिप भी दिया गया है और ये हेरिडिटरी है। उसका एल्डेस्ट सन ये सब इनहेरिट कर सकता है, लैंड और रैंक दोनों। बिल्कुल सही। जू शुलांग, ये टाइटल तब तक पास किया जा सकता है जब तक फैमिली लाइन कंटिन्यू है। झाओ फेंग ने सच में दुनिया में अपना नाम बना लिया। हमारे शाह विलेज का लड़का सच में ग्रेट है। इनक्रेडिबल, बस इनक्रेडिबल। किसने सोचा था कि झाओ फेंग इतना फॉर्मिडेबल होगा? मैं हमेशा से जानता था कि वो लड़का एक्स्ट्रॉर्डनरी है और अब देखो, ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डनरी है। हाँ, वो हमेशा से एक्सेप्शनल था और अब और भी इम्प्रेसिव लग रहा है। सब लोग एक्साइटमेंट में न्यूज़ डिस्कस कर रहे थे और गांव के लगभग हर आदमी झाओ फेंग की तारीफ कर रहा था। शायद ये ह्यूमन नेचर है। झाओ फेंग ने जनरली विलेजर्स के साथ अच्छा बिहेव किया था, लेकिन कुछ लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे। छोटे गांव में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना। लेकिन अब झाओ फेंग जनरल बन गया और पावर में है, पूरा गांव नेचुरली उसके चरण चूम रहा था। मेरा भाई जनरल बन गया और उसने हान की सीनियर जनरल का सर काटा, हान कैपिटल जीता और किंग ऑफ हान को भी पकड़ लाया। क्या ये सच में मेरा भाई है? झाओ फेंग की ट्विन सिस्टर झाओ यिंग कंप्लीटली डम्बफाउंडेड हो गई। इतने क्लोज ग्रो अप होने के बाद उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि भाई इतना केपेबल हो सकता है। उसने सिर्फ ये दुआ की थी कि भाई बैटलफील्ड में सेफ रहे। कभी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा सरप्राइज लाएगा। अगर माँ ये न्यूज़ सुन ले तो शायद वो बिलीव भी नहीं करेगी। क्या सच में मेरा भाई ये सब कर गया? अभी भी गवर्नमेंट ऑफिस का ऑफिशियल अनाउंसमेंट पढ़ रहा है, तब भी झाओ यिंग को बिलीव करना मुश्किल लग रहा था। ये वैसे शॉकिंग था जैसे भाई सडनली टॉप स्कॉलर एग्जाम में फर्स्ट आ गया हो, लेकिन भाई के मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स और जनरल बनने का अचीवमेंट टॉप स्कॉलर बनने से भी ज़्यादा इनक्रेडिबल था। मेरा लॉर्ड, क्या ये सच है कि झाओ फेंग जनरल बन गया? क्या गलती हो सकती है? हमारे ग्रेट किन में बहुत लोग सेम नाम के हो सकते हैं। उसका ओरिजिन, एज सब मैच करता है और ये सब शाओफू के रजिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। इंपीरियल कोर्ट के शाओफू ने पर्सनली वेरीफाई किया है। कैसे मिस्टेक हो सकती है? वो लड़का जनरल बन गया। विलेज चीफ वू अटर अस्टॉनिशमेंट के साथ बोला, विलेज चीफ वू, आपके गांव ने एक रिमार्केबल इंसान पैदा किया है। 16 साल का डेप्यूटी जनरल ऑफ ग्रेट किन, पूरे ग्रेट किन में एकदम यूनिक और शायद दुनिया में भी एक ही। जनरल झाओ अब डेप्यूटी जनरल है और उसका फ्यूचर लिमिटलेस है। करंट ग्रेट किंग ने खुद रॉयल एडिक्ट इशू किया है ताकि उसके मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स पूरे आर्मी में स्प्रेड हों और हर शार्प वेरियर इंस्पायर हो। जहां कॉमन लोग जनरल झाओ के नाम से शायद फेमिलियर नहीं हैं, वहीं आर्मी में हम सब उसके नाम और ब्रेवरी से वेल अवेयर हैं। कौन सा सोल्जर है जो जनरल झाओ के मार्शल वैलर और उसके अर्नड मेरिट्स का रिस्पेक्ट नहीं करता? चेन फेन ने रेवरेंस के साथ कहा। चैप्टर 120 झाओ यिंग, माई ब्रदर बिकेम अ जनरल, पार्ट 4। अथॉरिटी का मैजिक अलग ही होता है। पहले चेन फेन का एटीट्यूड वू लीजेंग के लिए नॉर्मल था, थोड़ा सा लुक वार्म, लेकिन अब उसके चेहरे पे एक फॉनिंग टोन आ गया था।
क्यों? वूली ज़ेंग गांव के सबसे रिस्पेक्टेड एल्डर और विलेज चीफ हैं, और ज़ाओ यिंग का उसके लिए एटीट्यूड, जैसे ग्रैंडफादर को ट्रीट करती हो, ये नेचुरली एक्सटेंड होता था लेजेंडरी जनरल ज़ाओ के लिए भी। वूली ज़ेंग को ऑफेंड करना मतलब फ्यूचर जनरल ज़ाओ को ऑफेंड करना, और चेनफन इतना बेवकूफ़ नहीं था। ग्रेट किंग ने खुद मिस्टर ज़ाओ के लिए रॉयल ईडिक्ट इशू किया है, वूली ज़ेंग बोलता है अस्टॉनिशमेंट के साथ। मिस, चेनफन ने ज़ाओ यिंग की तरफ देखकर बोला, प्लीज़ ये रजिस्टर ले लो आपके भाई के एनुअल सैलरी और मिलिट्री अचीवमेंट्स का। इस साल की डिसबर्समेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जनरल ज़ाओ की एनुअल सैलरी डिलीवर करने का अथॉरिटी नहीं रखता। जब मैं प्रीफेक्ट्रल सिटी वापस जाऊंगा, प्रीफेक्ट्रल गवर्नर खुद आएंगे जनरल ज़ाओ की एनुअल सैलरी देने, और साथ ही आपके भाई के टाइटल के साथ मिला 1000 मू फर्टाइल लैंड का डीड भी देंगे। चेनफन ने दोनों हाथ से बहुत रिस्पेक्टफुली रजिस्टर ज़ाओ यिंग को दिया। ज़ाओ यिंग ने वूली ज़ेंग की तरफ देखा और उसके नोट पर आगे बढ़कर दोनों हाथ से रजिस्टर एक्सेप्ट किया। फेलो विलेजर्स, चेनफन ने हेड उठाकर विलेज एंट्रेंस पर खड़े क्राउड से बोला, शाह विलेज के सब एनुअल सैलरीज और पेंशन्स अब डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन हो अब बोल दें, नहीं तो मैं नेक्स्ट विलेज की तरफ चलता हूँ। जैसे ही उसकी आवाज़ ख़त्म हुई, विलेजर्स जो अपनी सैलरी ले चुके थे, सबने सिर हिलाकर इंडिकेट किया कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सबने ऑलरेडी काउंट कर लिया था। फिर वूली ज़ेंग में चलता हूँ, चेनफन ने हाथ जोड़कर सैल्यूट किया। फेयरवेल सर, वूली ज़ेंग ने जल्दी से जेस्चर रिटर्न किया। मिस ज़ाओ यिंग, चेनफन ने दोबारा ज़ाओ यिंग की तरफ देखकर कहा, रिस्पेक्ट से भरा हुआ। प्रीफेक्ट्रल सिटी वापस जाके मैं तुरंत प्रीफेक्ट्रल गवर्नर को रिपोर्ट करूंगा। अगले 2 दिन में वो खुद आएंगे जनरल ज़ाओ की एनुअल सैलरी देने। उसके वर्ड्स में फोनिंग टोन क्लियरली था। थैंक यू फॉर योर ट्रबल, ज़ाओ यिंग ने तुरंत जवाब दिया। ये देखकर चेनफन सैटिस्फाइड स्माइल के साथ हॉर्स पर चढ़ गया और अपनी ट्रूप्स के साथ निकल गया। 500 प्रीफेक्ट्रल सोल्जर्स सैलरी वैगन्स के साथ एस्कॉर्ट करते हुए धीरे धीरे नज़र से गायब हो गए। जब वो कंप्लीटली गायब हो गए, सब विलेजर्स की नज़र ज़ाओ यिंग पर थी, चाहे ओल्ड फ्रेंड्स हों या सिर्फ एक्वेंटेंसेस। अब सबकी आंखों में सिकोफेंसी का क्लियर इफेक्ट था। ज़ाओ फैमिली की लड़की, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके भाई अब जनरल हैं। आपकी फैमिली की किस्मत बदल गई। मैंने सुना है लेफ्ट शुजांग एक हाई नोबल टाइटल है, हेरिडिटरी, और साथ में 1000 मू फर्टाइल लैंड भी मिलता है। मिस ज़ाओ, मेरे हस्बैंड जल्दी ही चले गए, मेरे पास सिर्फ 1 मू लैंड है। क्या आप थोड़ा लैंड अपनी आंटी को लो रेंट पे दे सकती हो? मिस ज़ाओ, हमारी फैमिली भी सेम सिचुएशन में है। 7 मुंह खिलाने हैं और सिर्फ 2 मुंह लैंड है। क्या आप हमारे लिए थोड़ा लैंड लीज कर देंगे? इस वक्त पूरा गांव ज़ाओ यिंग के चारों तरफ घिरा हुआ था। सबकी आवाज़ें एक साथ ओवरलैप कर रही थीं। सबका मकसद एक ही था, लैंड चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास टाइटल नहीं था और हर किसी के पास लैंड नहीं था। लैंड पे काम करने के लिए या तो आपके बेटा के पास टाइटल होना चाहिए या आपको एक्स्ट्रा लैंड रेंट पे लेना पड़ेगा। एंशिएंट टाइम से ही डायनेस्टीज़ का राइज और फॉल का बेसिक रीज़न हमेशा लैंड कंसोलिडेशन रहा है। फिन का नेशनल पावर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि शेंग यांग के रिफॉर्म्स ने नोबल्स का वेल्थ डिवाइड करके शार्प वॉरियर्स को मिलिट्री मेरिट के थ्रू लैंड दिया। बाकी कंट्रीज में भी लैंड कंसोलिडेशन पीक पर था। कॉमनर्स जो फार्मिंग करना चाहते थे, उन्हें नोबिलिटी को हाई रेंट देना पड़ता था। ये एक साइकिल है। विलेजर्स के इस इंटेंस फर्वर को देखकर ज़ाओ यिंग कंप्लीटली फ्लस्टर्ड हो गई। ऐसी सिचुएशन कभी फेस नहीं की थी। तभी वूली ज़ेंग ने आगे बढ़कर जोर से बोला, डिस्पर्स एवरीवन। विलेज एल्डर और विलेज चीफ होने के नाते उसकी अथॉरिटी का इफेक्ट इमीडिएटली हुआ। चैटरिंग विलेजर्स ज़ाओ यिंग को सराउंड करने वाले स्कैटर हो गए। वूली ज़ेंग ज़ाओ यिंग के साइड में आया और विलेजर्स पर डिससैटिस्फाइड गेज डाला। हम सब सेम गांव के हैं, इसका मतलब क्या? तुम सब ज़ाओ फैमिली के सिचुएशन जानते हो। ज़ाओ फंग और उसकी बहन अभी यंग हैं, माँ फ्रेल हैं। अब जब ज़ाओ फंग ने कुछ अचीव किया है, तुम सब यहाँ आकर डिमांड कर रहे हो, किस राइट से? मैं कह रहा हूँ, ज़ाओ फंग ने अपनी लाइफ देकर जनरलशिप अर्न की है और वो डिज़र्व करता है। उसके 1000 मू फर्टाइल लैंड उसका राइट है। अगर वो लो रेंट पे भी दे दे तो वो उसकी बेनेवलेंस है, अगर नहीं भी दे तो भी उसका राइट है। इस गांव में कितने लोगों की ज़ाओ फैमिली ने हेल्प की है। अगर ज़ाओ यिंग और माँ की मेडिकल स्किल्स नहीं होती, कौन जानता कितने लोग मर जाते या सफ़र करते इलने से। और अब तुम लोग क्या कर रहे हो?
जाओ यिंग को फोर्स कर रहे हो कि भाई का लैंड दो, ट्रिक से या फोर्स से लेने की कोशिश कर रहे हो। वू लीजिंग के वॉइस में रेयर एंगर था जब उसने क्राउड को डांटा। सारी जिंदगी में पहली बार इतना गुस्सा देखा गया। विलेज एल्डर होने के नाते उसके तीनों बेटे बैटलफील्ड में मर गए, लेकिन कभी कंप्लेन नहीं किया। जाओ फंग उसकी बहन और माँ की सर्वाइवल लार्जली वू लीजिंग की केयर की वजह से थी। अब इतना गुस्सा उसके डिस्गस्ट का प्रूफ है विलेजर्स की शेमलेसनेस पर। वू लीजिंग के टायरेट के सामने क्लैमरिंग विलेजर्स हेड्स हैंग कर शेम में खड़े रहे, आर्ग्यू करने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, वू लीजिंग ने फर्म वॉइस में बोला, जाओ फंग के लैंड के बारे में मैं माँ से डिस्कस करूंगा। जो फैमिली सच में डिफ़िकल्टी में है और लैंड नहीं है, मुझे लगता है वो हेल्प करेंगी। इन सालों से समझो जाओस बेनेवलेंट हार्ट से मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। ज़रूरत थी क्या यंग यिंग को कॉर्नर करने की? चलो, यंग यिंग टोन सॉफ्ट हुआ और जाओ यिंग की तरफ देखा। जाओ और माँ को गुड न्यूज़ बताओ, वो तुम्हारे भाई की चिंता में तब से बीमार है, अब समय है कि उन्हें पता चले। वू लीजिंग ने पर्सनली पाथ क्लियर किया जाओ यिंग के लिए और वो गांव के अंदर चले गए। विलेजर्स जल्दी से रास्ता दे दिया। जाओ यिंग वू लीजिंग के पीछे फॉलो करती रही, आइज में लिंगरिंग फियर। विलेजर्स का बिहेवियर अभी तक टेरिफाइंग था, बिल्कुल अलग पहले से। वू लीजिंग और जाओ यिंग दूर जाते देखकर कुछ विलेजर्स फिर से मटर करने लगे, लेकिन अब उनकी आवाज़ हश्क थी और वो डेयर भी नहीं करते जैसे पहले कर रहे थे।